नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीट्रिपल एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में हम लोग कॉमर्स में एमसीक्यू टेस्ट पेपर 1 करवा चुके हैं। ये एमसीक्यू का टेस्ट दूसरा लेके आए हम लोग सीरीज। तो देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग एमसीक्यू 1 पेपर नहीं दिए हैं तो वो प्लेलिस्ट में है, जाके उसे देख सकते हैं। तो आज का पेपर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ, यानी कि आपका स्टॉक जो होता है अगर वो कैसा हो, ट्रेडिंग में है तो उसको हम लोग कैसे कंसर्न करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में, वर्किंग प्रोग्रेस के रूप में, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के रूप में, या इनमें से सभी। तो आप लोग इसको एक सेकंड आप लोग पॉज तो कर ही सकते हैं, इसको पॉज करके अपना सॉल्व करते चलिएगा। हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया है कि अगर कभी माल, आप सभी को पता है स्टॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर कोई स्टॉक होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, जो हम लोग क्या होते हैं तुरंत अभी खरीद के लाए हुए हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। दूसरा होता है उसको जो हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रोडक्शन जिसका स्टार्ट कर चुके हैं पर वो पूर्ण रूप से क्या हुआ है, बना नहीं है, या अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, तो उसको हम लोग वर्किंग प्रोसेस कहते हैं। और एक होता है आपका फिनिश गुड्स, या हम लोग उसे हम लोग इन्वेंट्री गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि वह माल बन के इन्वेंट्री में रख दिया जाता है और अब उसको केवल क्या करना होता है, बेचने के लिए रखा जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग के कंसर्न के लिए रखा गया है तो वो कौन सा गुड्स होता है। तो जैसा कि आप पता है ये दोनों होंगे नहीं, क्योंकि ये आपके रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस को हम बेच नहीं सकते हैं तुरंत, क्योंकि वो अभी प्रोडक्शन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि XYZ फर्म हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम अब्रॉड। एक XY कंपनी है कोई जो मशीन बाहर से मंगवा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द मशीनरी कॉस्ट। तो हम उसमें किस चीज को मशीन के कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है परचेज प्राइस ऑफ मशीन, फिर दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी, फिर है डिमर्ज चार्ज, फिर है रिफंडेबल टैक्स। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। अब जैसे कि अगर आप लोग देखिए परचेज प्राइस ऑफ मशीन, तो ये तो भाई जो माल खरीदा गया है, मशीन खरीदा गया है उसका परचेज ही प्राइस है, तो वो तो ऐड ही होता है मशीन कॉस्ट में। फिर कह रहा है इंपोर्ट ड्यूटी, तो हमने बताया था कि माल को जब तक स्थापित या एसेट्स को जब तक क्या ना कर दिया जाए, एस्टेब्लिश या स्थापित ना कर दिया जाए, तब तक उससे पहले जो भी खर्चे होते हैं वो उससे ही रिलेटेड कहलाते हैं, और हम लोग उसी में क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये साफ साफ इंपोर्ट ड्यूटी इसी के कारण हुआ है, यानी इसी मशीन को खरीदने के संबंध में हुआ है, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर दिया है डिमर्ज चार्ज, ये क्या होता है, होता क्या है कि कभी कभी जब क्या कहते हैं, कोई भी सामान हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो वहां पे बंदरगाहों पे, पोर्ट्स पे चीजें को छुड़ाने का भी कुछ चार्ज दिया जाता है, तो उसे हम लोग डिमर्ज चार्ज बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये संपत्ति को खरीद यानी छुड़ाने के संबंध में हुआ है और अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है एसेट्स, तो इसे भी हम लोग किसमें जोड़ते हैं, मशीन के कॉस्ट में ही जोड़ते हैं। फिर लास्ट दिया है आपका रिफंडेबल टैक्स। तो रिफंडेबल टैक्स ऐसा टैक्स है जो बाद में हमें रिफंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। और रिफंडेबल टैक्स को हम लोग ऐड इस नहीं करेंगे क्योंकि इस कॉस्ट का क्या हो जाएगा, हमको रिकवरी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे ऐड मशीन कॉस्ट में नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। शॉर्ट टर्म आपको पता होगा, अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं है रेशियो एनालिसिस, बस अभी हम लोग बजट के बाद रेशियो को ही पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें हम लोग बताएंगे
कि हम लोग की लिक्विडिटी चेक करने के लिए, एक बिजनेस की लिक्विडिटी चेक करने के लिए हम लोग 3 रेशियो हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो के ही नाम से होता है, फिर होता है एब्सोल्यूट रेशियो, फिर होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ये 3 तरीके की रेशियो होती है, किससे संबंध में? तरलता के संबंध में। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जब भी बात आएगी तो वहां पे आप लोग याद रखिएगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकाला जाता है? तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब ये बात आती है कि ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या होती है? तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में हम लोग कैश और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो तुरंत क्या हो बेचने योग्य होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे पूछ रहा था कि ALR या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर इसका हम लोग आदर्श अनुपात या कह सकते हैं आपका होता है शायद 1:2 होता है इसका, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, टर्न रेशियो होता नहीं है, डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड टेस्ट रेशियो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इन फिनिश और इंजॉयड इमीडिएटली इज कॉल्ड। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो हमें क्या करता है, इमीडिएटली बेनिफिट करता है, वो कैसा क्या चीज होगा? एक्सपेंसेस होगी, लायबिलिटी होगी, कॉस्ट होगी या इनकम होगी? तो इनकम तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ साफ साफ एक्सपेंडिचर दिया है। हमने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का एक वीडियो बनाया था, वो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर नाम से, उसको जाके देखिए, उसमें हमने इस चीज को समझाया था। तो इनकम होगा नहीं, कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट किसी माल के बनाने की लागत होती है या संपत्ति को बनाने की। फिर लायबिलिटी आपकी दायित्व होती है, तो ये एक्सपेंडिचर कभी दायित्व आपका होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, एक्सपेंसेस। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ कैश बुक। तो यहाँ कैश बुक से क्वेश्चन आया है। कैश बुक आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली हम लोग जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जहां पे रोकड़ का लेन देन हस्तांतरण बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग कैश बुक भी बनाते हैं। तो कैश बुक में हम लोग डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग जितने भी क्या हो जाते हैं आपके, इधर आपका डेबिट साइड में ये कैश बुक के आपका जितने भी एक्सेप्ट होते हैं उनको हम लोग यहाँ रखते हैं, और जितने भी पेमेंट होते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, यहाँ पे डिस्काउंट जो हमें प्राप्त होगा वो कैश बुक के किधर साइड होगा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेमेंट। और अगर डिस्काउंट अलाउड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा वो रिसिप्ट होता है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव को हम लोग पेमेंट साइड में रखते हैं, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर इन शेयर टू पब्लिक एट लार्ज। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन शेयर को पब्लिक में इशू कर सकता है बृहद मात्रा में। तो आप सभी को पता होगा कि कंपनी क्या होती है, जब पहली बार अपना न्यू शेयर इशू करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? IPO, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और वही कंपनी IPO को इशू कर सकती है जो क्या होती है? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। वही कंपनी क्या कर सकती है? IPO को इशू कर सकती है। और IPO किसको इशू किया जाता है? किसके बीच? जनता के ही बीच इशू किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा कि हमेशा
वही कंपनी शेयर पब्लिक को शेयर कर सकती है, वो जो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वही कंपनी आपको पब्लिक में शेयर अपना इशू कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक बार उस पर वीडियो बनाएंगे और उस पर डिटेल में हर चीज़ हम बताएंगे कि क्या होता है, शेयर्स में जितने भी रिलेटेड टर्म्स आते हैं उसको भी हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग एरर विल इफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस। अब ये कह रहा है कि एरर विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो अगर कोई त्रुटि है वो ट्रायल बैलेंस को, कौन सी ऐसी त्रुटि होगी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो आप लोग एरर वाला चैप्टर पढ़े होंगे। तो एरर बहुत तरीके की होती है, मुख्य रूप से हम लोग इसे 3 तरीकों से बांट लेते हैं। एक होता है जो क्या होती है, छूट जाती है, उसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, पार्टली और कंप्लीट वगैरह। फिर एक होती है प्रिंसिपल्स एरर, और फिर एक होती है आपका लेजर एरर या पोस्टिंग एरर। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ऐसा कौन सा एरर होगा जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो आप सभी पता है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया है कंप्लीट ओमिशन। अब कंप्लीट ओमिशन क्या होती है, ऐसी त्रुटि जो हम पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, या जिसकी हम लोग जर्नल एंट्री तक ही नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एरर बोलते हैं। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं जो सैद्धांतिक गलतियां होती हैं। जैसे कि हमने कोई एसेट्स परचेज की और उस एसेट्स को हम अकाउंट, यानी उस एसेट्स को हम लोग ना दिखाकर हम लोग क्या कर दिए, स्टॉक में दिखा दिए उस एंट्री को। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये सैद्धांतिक गलतियां हो जाती हैं। तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई मत तो होती है और प्राइस भी आपकी क्या होती है, बनी रहती है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों तरफ। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ही चेक किया जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर होता है पार्शली ओमिशन। तो यही आपका क्या होता है कि जो आपके ट्रायल बैलेंस को क्या कर दिए, इफेक्ट करती है। होता क्या है कि पार्शली मतलब कि हम लोग क्रेडिट साइड तो कर दिए पर डेबिट साइड करना भूल गए। तो ऐसी एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ पार्शियल। तो ये इसका आंसर होगा आपका 7 का ए। थोड़ा आज हम लोग जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं कल के अकॉर्डिंग। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एरर आर मिस्टेक्स। तो अब ये त्रुटि क्या कहलाती हैं, या त्रुटि कैसी गलतियां होती है। इंटेंशन, अनडिटेक्टेड, अनइंटेंशनल, नन ऑफ अबव। तो आप सभी पता होते, ये दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है एरर या त्रुटि, और एक होती है गलतियां या मिस्टेक। तो देखिए जो त्रुटि होती है वो जानबूझकर नहीं की जाती है या किसी उद्देश्य से नहीं की गई होती है, वो अचानक या किसी भी संयोगवश गलती से हो जाती है। तो एरर क्या होता है, असंयोगवश होता है, पर जो गलतियां या मिस्टेक की जाती है वो जानबूझकर की गई होती हैं। तो यहाँ पे इंटेंशनल नहीं होकर क्या होगा, अनइंटेंशनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होती है आपका, हमने बताया था जब हमने आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, वहां पे ही हमने बताया था। तो ए बराबर ई होता है, और ई को हम लोग दो चीजों में बांटते हैं। एक होता है ऑनर इक्विटी या ओनर इक्विटी, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो ओनर इक्विटी होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो बाह्य दायित्व या लायबिलिटीज ही कहलाती है। तो यहाँ पे ए माइनस एल इक्वल टू सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज। अब ये पेटी कैश बुक आप लोग को पता ही होगा कि ऐसा बुक होता है जिसमें हम लोग जितनी भी छोटी छोटी मदें होती हैं उनको, छोटी छोटी स्टेशनरी की जो खर्च होती हैं या जो भी छोटी खर्च होती हैं उसके लिए हम लोग एक अलग से पेटी कैश बुक बना लेते हैं। उसमें हम लोग कुछ अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं मंथ के शुरुआत में, और उसी से हम लोग खर्च करते जाते हैं, और अंत में जितना बचता है उसको हम लोग, हमारे लिए वो एक तरीके की क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए आगे के लिए खर्च होने के लिए यूज होती रहती है।
तो जो क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश बुक का होता है उसे हम लोग एज ए एसेट्स कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ द फिक्स एसेट्स। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में लेस कर दें क्या चीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ द फिक्स एसेट, तो हमें क्या मिलेगा, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स या रिकवेबल अमाउंट इफ अ फिक्स एसेट्स। तो ये क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में क्या घटा दी जाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स एसेट, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मार्केट वैल्यू क्या होती है, आपकी वो वैल्यू होती है जो फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट के अकॉर्डिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है कि जब हम लोग माल को ले आते हैं तो उस समय जो हम लोग कॉस्ट या जो भी चीजें दर्ज करते हैं उसी को हम लोग ऐतिहासिक लागत के रूप में समझते हैं। और यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट क्या होती है कि हम लोग जब कभी आप लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन घटा देते हैं उसके बाद फिर हम लोग बुक में उसको शो करते जाते हैं। जैसे अगर इस हिस्टोरिकल कोई नई संपत्ति आई और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो शुरू में तो उसको हम लोग डेप्रिसिएट पहले ईयर करते नहीं, जब दूसरे ईयर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो वही वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यही वैल्यू हम लोग अगले साल भी डेप्रिसिएट करके फिर शो करते चले जाते हैं जब तक एसेट्स की वैल्यू एकदम जीरो नहीं हो जाती। तो ये जो वैल्यू हम लोग शो करते हैं डेप्रिसिएशन करने के बाद वो क्या कहलाती है, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th, द पार्टीज ऑफ जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड। तो जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज होती हैं जो साथ में काम करती हैं या साथ में सहयोग देती हैं, अपना चीजों को लगाती हैं, अपने पैसे को लगाती हैं, उन्हें हम लोग फ्रेंड्स नहीं कहते, प्रिंसिपल एंड एजेंट्स भी नहीं कहते, पार्टनर्स हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उनको को वेंचर्स बोलते हैं, सहभागी। तो इसका राइट आंसर 12 का डी। 12th क्वेश्चन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज इक्वल टू क्या। तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही पढ़े होंगे कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेज लिखते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और जो डायरेक्टेड एक्सपेंसेस और भी होती हैं उनको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज को अगर हम लोग ऐड कर लें केवल तो वो क्या हो जाती है, तो वो क्या होती है, ऐसी चीजें जो क्या होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो इसका आंसर होगा आपका, ऐसी संपत्ति को हम लोग बेचने योग्य की लागत कहते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट एसेट आर आल्सो नोन एज। तो करंट एसेट्स को हम लोग क्या समझते हैं, देखिए एसेट्स नहीं होता है, कैश भी नहीं होगा, इन्वेस्टेड कैपिटल भी नहीं होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। देखिए यहाँ पे दो टर्म आता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को तो यहाँ दिया ही है कि करंट एसेट्स को ही हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं, पर यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। जब हम लोग करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो वहां पे हमको क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन। तो यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कौन सी मद है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहाँ पे एनुअल इंश्योरेंस, प्रीमियम और इंक्वायरी, फिर है कस्टम ड्यूटी पेड इन कंसर्न विथ, यहाँ पे ये गलती से इधर आ गया, कस्टम ड्यूटी पेड इन कंसर्न विद द इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। एक ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, फिर है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन मशीनरी। तो यहाँ पे आपका पहला ये ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, दूसरा है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये तो आपका रेवेन्यू होता है, कस्टम ड्यूटी पेड इन कनेक्शन विद द इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट,
ये आपकी क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। फिर रिपेयर मेंटेनेंस भी क्या होती है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। और जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होता है वो भी आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ये बी सी, जो ये सी नहीं है, ये बी वाला आंसर ही आपका सही आंसर होगा। कस्टम ड्यूटी पेड इन कनेक्शन विद इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, जैसा भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है ये पूछ रहा है। तो एनी टैक्स पेड इज पेड ऑन परचेज, फिर दिया है आपका जनरल सैलरीज पेड लेबर्स, फिर है टैक्स पेड ऑन सेल, फिर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहाँ पे वही चीज देखिए, फिर से क्वेश्चन वही तरह पूछा गया है। देखिए जो ये आपका टैक्स पेड होता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है, और जो जनरल सैलरी पेड की जाती है वो भी आपकी क्या होती है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड किया जाता है। पर जो ये आपका टैक्स पेड ऑन सेल है, ये आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों देखिए, आप लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारा इनडायरेक्ट होता है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। बट ये जो आपका टैक्स पेड फ्रॉम सेल है, यानी सेल को बेचने के संबंध में जितना भी हमको टैक्स देना पड़ता है वो आपका क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 16 का सी। फिर बात आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स इज नॉट डेप्रिसिएटेड इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ऐसी कौन सी संपत्ति होती है जिसपे हम लोग डेप्रिसिएट नहीं करते हैं। तो जब हमने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में हम लोगों को बताया गया है कि किन संपत्तियों पर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो आपका प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होता है, बिल्डिंग के अकाउंट पे होता है, इक्विपमेंट पे होता है, बट आपका लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती है। क्यों नहीं लगाई जाती है, इसका आंसर आप लोग आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर कि लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाई जाती। एक लाइन का आंसर है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा सकते हैं, लगाई जाती है। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, डिफर्ड एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीव्ड। तो जो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हमें, जो बैड डेब्ट्स जो हमें आशा नहीं थी रिकवर होने की, पर रिकवर हो जाती है, वो क्या होती है, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपेंडिचर तो रहेगा नहीं क्योंकि रिकवर हो रहा है। फिर है रिसिप्ट, ये हो सकती है। डिफर्ड एक्सपेंसेस होगा नहीं, कैपिटल रिसिप्ट। तो इन दोनों में आपका कैपिटल नहीं होगा क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से नहीं आई है जो आपका क्या हो, कैपिटल में ऐड हो रहा हो। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 का, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन अ टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन ऑफिस। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब टाइपराइटर्स सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन ऑफिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए एक आप लोग जनरल एंट्री जब करते होंगे तो हम लोग अगर कोई चीज बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है, माल तो हो नहीं रहा है या कोई गुड्स तो हो नहीं रही है। यहाँ पे टाइपराइटर इज सोल्ड जो ऑफिस में यूज कर रहा था, तो वो तो एक पुरानी संपत्ति थी जो हम लोग ऑफिस के इक्विपमेंट के तरीके से यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं होगा क्योंकि वो कोई गुड्स नहीं है जिसका हम लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अगर व्यवसाय जिस चीज की चलाई जाती है, जिसका प्रोडक्शन और बेचा जाता है, उसको हम लोग माल को सेल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यानी कि जो भी माल हम बनाते हैं और उसे बेचते हैं उसे हम लोग सेल्स के नाम से ही आपके क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेल्स नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। सेल्स का लिए हम लोग तभी उस चीज को ध्यान देते हैं जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और जिसका हम लोग विक्रय करते हैं, उसी को हम लोग सेल्स के नाम से रखते हैं।
फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। दिया है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज अ, तो हमने बताया था कि कोई भी आपका गोल्डन रूल में ही बताया था हमने कि 3 तरीके के मुख्यतः आपके अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का आपका ऐसी चीज आती हैं जो आपके व्यक्तिगत संस्था होती हैं, व्यक्तिगत नाम होते हैं उनके। रियल अकाउंट में हम लोग वो चीजें रखते हैं जो कोई क्या हो, संपत्ति के रूप में हो, माल के रूप में हो या आपके वस्तुओं के रूप में हो, उन सभी चीज को हम लोग रियल अकाउंट में रखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में उन सभी चीजों को रखते हैं जो भी हमारे व्यय, खर्च, आय, लाभ, हानि होते हैं, उनको हम लोग नॉमिनल में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साहब से ऑफिस इक्विपमेंट की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। तो इसका आंसर नॉमिनल नहीं होगा, कैश नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, रियल अकाउंट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किया। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को जो भी यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, जैसे उन लोग को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले। और हमारे जितने भी पिछले के वीडियो हैं, अभी तक हमने आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट तक की चीजें पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बजट और आगे की चीजें, रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बहुत ही धीरे धीरे या 2-3 लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।